पानीपत का सेकंड बैटल इसलिए बहुत यूनिक है क्योंकि इसमें एक मोमेंट ऐसा क्रिएट हुआ था जब ऐसा लग रहा था कि एक साइड जीत जाएगी, पर उस एक मोमेंट की वजह से इस लड़ाई का रिजल्ट पूरी तरह बदल गया और उस मोमेंट की वजह से फिर आगे जाके हिंदुस्तान का इतिहास बदल गया। ये वीडियो मेरी पानीपत की सीरीज़ का सेकंड एपिसोड है। इसके फर्स्ट एपिसोड में हमने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात की थी, जहाँ पे हमने देखा था कि कैसे 1526 में बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जीत हासिल करके इंडिया में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद क्या हुआ और हम सेकंड बैटल तक पहुंचे कैसे, इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप जिज्ञासिम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के बाद आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस या सीरीज़, या अगर कोई मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट हो रहा है तो उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, या फिर स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स से रिलेटेड एक्सक्लूसिव वीडियोस मैं अक्सर बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको ये बेनिफिट्स इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल साइड में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और आपको अलग अलग टीयर्स नजर आएंगे। जो आपको सही लगता है उससे आप मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की। कहानी शुरू होती है साल 1530 से। ये वो साल था जब बाबर, जिसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जीत के मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत के बाद अब मुगल साम्राज्य की गद्दी मिली उसके बेटे हुमायूं को। पर हुमायूं गद्दी पे बैठते ही उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम, उसके अपने 3 भाई, जैसा उस दौर में हो ही रहा था, सारे भाई मिलके गद्दी के लिए कॉम्पीट कर रहे थे। उसके एक भाई का नाम था कामरान, जो काबुल, कांधार और पंजाब का गवर्नर था। दूसरा भाई था अस्करी, जो संभल का गवर्नर था, और हिंदाल, जो कि अलवर का गवर्नर था। और ये तीनों कोशिश कर रहे थे कि हुमायूं को हटा के कैसे तो खुद गद्दी मिल जाए दिल्ली की। इस इंटरनल कंपटीशन के अलावा हुमायूं के सामने कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी थे। एक बहुत बड़ा चैलेंज था अफगान नोबल्स का, जो उसको कॉन्स्टेंटली परेशान कर रहे थे। फिर चैलेंज था राजपूत का। पर जो उस समय उसके सामने सबसे बड़ा पॉलिटिकल और आगे जाके मिलिट्री चैलेंज बना, वो था बिहार के रीजन से एक अफगान रूलर जिसका नाम था शेर शाह सूरी। हुमायूं चाहता था कि वो अपनी मुगल टेरिटरी को ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व में और बढ़ाए, इसीलिए वो पूर्व की तरफ आगे निकला और वहाँ पे उसकी मुलाकात हुई शेर शाह सूरी के साथ। तो साल 1539 में इन दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई और एक लड़ाई हुई जिसको बैटल ऑफ चौसा कहते हैं। और इस लड़ाई में शेर शाह सूरी ने हुमायूं की आर्मी को हरा दिया। बहुत मुश्किल से जान बचा के हुमायूं यहाँ से भागा और अब शेर शाह सूरी को नजर आ गया कि उसका रास्ता आगरा और दिल्ली के लिए खुला हुआ है। वो कहते हैं ना कि किसी शिकारी के मुंह में एक बार खून लग जाता है तो उसको और चाहिए होता है। अब शेर शाह सूरी को दिल्ली और आगरा चाहिए था, इसीलिए उसने वेस्टर्न डायरेक्शन में यानी दिल्ली और आगरा की तरफ कूच करना शुरू किया। कुछ ही टाइम के बाद एक बार फिर से शेर शाह और हुमायूं की आर्मीज आमने सामने हुई और फिर से यहाँ पे एक लड़ाई हुई जिसको बैटल ऑफ कन्नौज कहते हैं। और एक बार फिर से शेर शाह ने इतिहास को दोहराया, उसने हुमायूं की आर्मी को हरा दिया। इस बार हुमायूं की हार इतनी खराब हुई थी कि उसकी जान तो बच गई, पर सिर्फ जान ही बची और किसी तरह बच बचा के वो यहाँ से भाग के निकल गया। इनफैक्ट ऐसा भागा कि हिंदुस्तान से निकल गया और पहुंचा सीधे ईरान अपने एक शाह दोस्त के पास। अब शेरशाह का रास्ता पूरी तरह खुला हुआ था। दिल्ली और आगरा उसके लिए ओपन था और इसीलिए दिल्ली की गद्दी पे अब शेर शाह सूरी बैठा और यहीं से शुरुआत हुई सूरी एम्पायर की। शेरशाह 1540 में राजा बने थे और उसके बाद उन्होंने प्रूव किया कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ एक अच्छे मिलिट्री जनरल भी हैं। पर 1545 में एक बार फिर से किस्मत उनके लिए खराब हुई और मुगलों के लिए अच्छी हुई, क्योंकि साल 1545 में शेरशाह एक मिलिट्री कैंपेन पे गए हुए थे। उन्होंने कालिंजर किले को घेरा हुआ था। ये किला बुंदेलखंड के पास है। इस किले की घेराबंदी के दौरान ऐसा कहा जाता है कि एक तोप ब्लास्ट हो गई और उस एक्सप्लोजन में शेरशाह की अचानक से मौत हो गई। कुछ और सोर्सेज ये कहते हैं कि इस ब्लास्ट की वजह से इमीडिएटली उनकी मौत नहीं हुई थी, वो 2 दिन और जिंदा रहे थे और उन्होंने अपनी फौज को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आगे क्या करना है, पर उसके बाद उनकी अल्टीमेटली मौत तो हो गई थी। अब सूरी की मौत के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह गद्दी पे बैठा और वो 9 साल तक उसने राज किया। तो 1554 में उसकी भी मौत हो गई। इसकी मौत के बाद अब वही सिचुएशन क्रिएट हुई जो मुगल्स के बीच में हो रही थी, यानी रिलेटिव्स के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में खींचातानी गद्दी को लेकर। इस्लाम शाह की मौत के बाद अब 2 व्यक्ति गद्दी पे अपना दावा करने लगे। इसमें से एक था मोहम्मद शाह आदिल, या इसको मोहम्मद आदिल शाह भी कहते हैं। इसके पास एक तुर्क का इक्का था
और वो था इसका एक हिंदू कमांडर इन चीफ जिसका नाम हेमचंद्र भार्गव था, जिसको शॉर्ट में लोग हेमू कहते थे। हेमू इतने बड़े मिलिट्री जीनियस थे कि उनके बारे में कहा जाता था कि इसके पहले जितनी भी लड़ाइयाँ उन्होंने लीड की थी उसमें वो जीते ही थे। ऑलमोस्ट 22 बैटल्स पार्टिसिपेट किया था उन्होंने और 22 में वो जीते थे। हेमू की मिलिट्री जीनियस की वजह से मोहम्मद आदिल शाह बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वो पूरे हिंदुस्तान के नॉर्दर्न एरिया को कैप्चर कर सकते हैं। पर इनके सामने जो एक कॉम्पिटिशन था वो था इनका एक रिलेटिव सिकंदर शाह, जो कि पंजाब में थे और ये भी नजर गड़ाए हुए थे दिल्ली के ऊपर। जब इन दोनों के बीच में लगातार कंपटीशन चल रहा था, उसी सब के बीच में जो सूरी एम्पायर के पिछले राजा थे इस्लाम शाह, उनके बेटे को उनके दरबार के नोबल्स ने मिलकर राजा बना दिया। और ये बात मोहम्मद आदिल शाह से देखी नहीं गई। उन्होंने जाके उस बच्चे को मार दिया और खुद अब सूरी एम्पायर के राजा अपने आप को उन्होंने घोषित कर दिया। पर उनकी प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई थी। सिर्फ राजा घोषित कर देने से बात कंप्लीट नहीं होती है, आपको एक्चुअली गद्दी पे बैठना होता है और सारे कंपटीशन को ख़त्म करना होता है। और मोहम्मद आदिल शाह के सामने बहुत सारा कंपटीशन था, क्योंकि इतना जो इनके परिवार के अंदर आपसी जो रंजिशें थीं उसका फ़ायदा अब हुमायूं ने उठाया। ध्यान रखिए, हुमायूं इस समय हिंदुस्तान में था ही नहीं, वो ईरान में बैठा था और ईरान के राजा की फ़ौज की मदद लेके जब उसने देखा कि सूर्य एम्पायर में पूरा खिचड़ी बनी हुई है इस समय, तो उसने हमला किया पंजाब के ऊपर। यहाँ पे उसने सिकंदर शाह को हराया और फिर अल्टीमेटली दिल्ली की गद्दी पे अब हुमायूं बैठ गया। जुलाई 1555 को हुमायूं दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया था और अब दिल्ली मुगलों के हाथ में थी। पर एक बार फिर से मुगलों की किस्मत डगमगाई। कुछ ही महीनों के बाद, अभी हुमायूं गद्दी पे बैठा ही था, अचानक से अपनी लाइब्रेरी से जब हुमायूं उतर रहा था तो गिर के अचानक से उसकी मौत हो गई। और एक बार फिर से मुगल्स के सामने ये क्वेश्चन खड़ा हो गया कि उनको अब लीड कौन करेगा, क्योंकि रॉयल्टी की इंपॉर्टेंस होती है। जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा, तब सेना उसको फॉलो करती है। पर अब हुमायूं तो मर गया और उसका जो बेटा था जलालुद्दीन मोहम्मद, उसकी उम्र बहुत कम थी। तो ये तो क्लियर था कि बेटा लड़ाई में लीड नहीं कर सकता, बस नाम का राजा बन सकता है। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाया मोहम्मद आदिल शाह ने। उसने हेमू को कहा कि जाके दिल्ली पे हमला करो, क्योंकि इस समय दिल्ली की जो मुगल गद्दी है वो कमज़ोर है। हेमू एक मिलिट्री जीनियस था। उसको जब पता चला कि हुमायूं की मौत हो गई दिल्ली में, उस समय हेमू बंगाल में थे, तो उन्होंने अपनी सेना को लिया और उन्होंने मूव करना शुरू किया दिल्ली की तरफ। और फाइनली हेमू की सेना और मुगलों की सेना आमने सामने हुई तुगलकाबाद में। तुगलकाबाद में जो बैटल हुई उसके डिप्लॉयमेंट को देखते हैं। ये आपको जो पीसेस दिख रहे हैं ये एलिफेंट्स हैं। सामने हेमू उनको लीड कर रहे थे, उनके पीछे उनके पास कैवलरी थी और फिर कुछ फुट सोल्जर्स। फिर उसके बाद उनका बेस कैंप था। उनके सामने जो तरदीब एक खां की फौज थी, इसमें बहुत सारे कैवलरी थी, यहाँ पे बहुत सारे घुड़सवार थे। बीच में जो सेंटर विंग थी उनको तरदीब खां खुद वहाँ पे थे, फिर एक लेफ्ट विंग, एक राइट विंग और पीछे कुछ फुट सोल्जर्स और लास्ट में बेस कैंप। लड़ाई तब शुरू हुई जब तरदीब खां ने पहला हमला किया। उनकी कैवलरी ने हेमू के कुछ एलिफेंट्स और उनकी कैवलरी को डिस्टर्ब किया। यहाँ से ऑलमोस्ट 1/3 फौज को उन्होंने ख़त्म कर दिया था और ये आगे बढ़ रहे थे। इस अटैक के वजह से अब तरदीब खां के जो कैवलरी थी उनको लगा कि ये लोग लड़ाई जीत जाएंगे और उन्होंने सीधा जाके इनके बेस कैंप को लूटना शुरू कर दिया, प्लंडर करना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि अभी हेमू के पास एक सिग्निफिकेंट फोर्स बची हुई थी, पर क्योंकि ज़्यादातर कैवलरी जो है वो बेस कैंप को लूटने में लग गई, इस बात का हेमू ने फ़ायदा उठाया। तो अब हेमू ने अपने एलिफेंट्स को लेके और अपने कैवलरी को लेके आगे चार्ज किया और जब उन्होंने तरदीब खां की सेंटर विंग पे हमला किया तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा फोर्स बची नहीं थी। और जब तक ये फिर वापस आए लूट के, तब इन्होंने देखा कि लड़ाई में अब हेमू एक ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन पे थे और इसी वजह से हालांकि तरदीब खां को उतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई नहीं, पर फिर भी वो इस लड़ाई से भाग के निकल गए। इसी वजह से इस लड़ाई में हेमू की फोर्स की जीत हुई और उनका रास्ता दिल्ली के लिए पूरा साफ था। अब दिल्ली की गद्दी मुगलों के हाथ में नहीं बल्कि हेमू के हाथ में थी। गद्दी पे बैठने के बाद हेमू ने एक नया टाइटल लिया। उसने अपने आप को कहा सम्राट विक्रमादित्य। पर वो जानता था कि इस गद्दी पे वो बहुत लंबे टाइम तक बैठ नहीं सकता, क्योंकि उनके सामने चैलेंज था मुगलों का, जो कि अभी पास में ही थे, पंजाब के एरिया में थे वो। तो इसीलिए अपनी टेरिटरी को कंसोलिडेट करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हेमू ने फैसला किया कि वो मुगलों को पूरी तरह हिंदुस्तान से एक्सपेल करेगा। अब दूसरी तरफ मुगलों के खेमे में उनके जो लीडर थे जलालुद्दीन मोहम्मद, जिसको अकबर भी कहते हैं, वो तो बहुत छोटे थे, तो वो लीड तो नहीं कर सकते थे बैटल में। बैटल में जो लीड कर रहे थे मुगलों को, उनका नाम बैरम खान था और ये हुमायूं के एक बहुत ट्रस्टेड जनरल थे।
अब बैरम खां के सामने जब ये समस्या खड़ी हुई तो उन्होंने एक काउंसिल बुलाया, मतलब वॉर के सारे जो भी लोग सुझाव देते हैं, जो भी अपनी आर्मीज लेके आते हैं, वो सब मिलके बैठे और इस बात पे चर्चा होने लगी क्या करना चाहिए। तो इस बात की राय बन रही थी कि मुगलों को वापस जाना चाहिए कांधार, काबुल, और वहाँ से पहले सिकंदर शाह को निपटाना चाहिए, उसके बाद वापस मजबूत होकर यहाँ पे आना चाहिए जैसे बाबर ने किया था। पर बैरम खान ने इस बात को वीटो किया, उन्होंने इस बात के लिए मना किया। उसने कहा कि अगर हम यहाँ से निकल गए और पंजाब पे हेमू का कब्जा हो गया तो हेमू कंप्लीटली इनविंसिबल हो जाएगा, यानी अजेय हो जाएगा, उसको हराया नहीं जा सकता फिर। इसीलिए इससे पहले कि हेमू पंजाब को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर ले, हमको हेमू का सामना जंग के मैदान पे करना पड़ेगा। अल्टीमेटली बैरम खां की बात मानी गई और मुगल सेना अब चल पड़ी हेमू का सामना करने के लिए। अब एक बार फिर से लड़ाई होने वाली थी पानीपत के मैदान में। मुगल सेना जब पानीपत की तरफ बढ़ रही थी तो सिरहिंद में वो लोग रुके और उनके और भी कुछ एलाइज थे, वो उनके पास वहाँ पे आके मिले उनसे। अब इसी में तरदी बेग खां भी थे, जो कि दिल्ली की गद्दी हेमू को हार के आए थे। इस बात से बैरम खां बहुत नाराज थे, पर पहले उन्होंने तरदी बेग खां को बुलाया और उनकी जो अपने साथ फौज ले गए थे उनको अपने साथ शामिल कर लिया। उसके बाद बैरम खां ने तरदी बेग खां को मरवा दिया, गला कटवा दिया उसका। इस चीज़ से जितने भी उसके एलाइज वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उन सब के सामने बात क्लियर हो गई कि ये बंदा इतना रूथलेस है कि इतने बड़े लीडर को मरवा सकता है अपने गद्दी को वापस हासिल करने के लिए। कहा जाता है कि उसके इस एक एक्ट की वजह से, कि उसने इतने बड़े लीडर को मार दिया, उस एक्ट की वजह से उसकी सारी आर्मी में ये एक डर पैदा हो गया कि कोई भी लड़ाई छोड़ के भाग नहीं सकता। दूसरी तरफ हेमू जानता था कि मुगल्स लड़ने के लिए आ रहे हैं, और हेमू ये भी जानता था कि लड़ाई में कैनन्स यानी तोपों की, आर्टिलरी की कितनी यूजफुलनेस होती है, कितनी ज़रूरत होती है। तो पानीपत की लड़ाई के लिए हेमू ने अपनी आर्टिलरी को अपनी मेन फोर्स से आगे उनसे पहले भेज दिया। हेमू की आर्टिलरी को लीड कर रहे थे मुबारक खां और बहादुर खां, और पीछे हेमू मेन फोर्स को लेकर आ रहे थे जिसमें बहुत सारी कैवलरी भी थी। परंतु ये हेमू से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि हेमू की ये जो पूरी आर्टिलरी फोर्स थी ये वेल डिफेंडेड नहीं थी, और ये बहुत भारी गलती थी। ये प्रूव तब हुआ जब एक मुगलों की फोर्स ने जब देखा कि ये आर्टिलरी फोर्स अपने में ही है, स्टैंड अलोन है, कोई सपोर्ट नहीं है इनके पास, तो उनके ऊपर पहले ही हमला कर दिया और सारी तोपें जो थी वो अब मुगलों के पास आ गई। तो ये भी आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये पानीपत के बैटल का इनैक्टमेंट है। तो अब इंडिविजुअल फौजों का डिप्लॉयमेंट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हेमू की फौज की तरफ। ये जो पीसेस हैं ये एलिफेंट्स हैं। तो सबसे आगे आप देख सकते हैं हेमू खुद कुछ एलिफेंट्स को लेके लीड कर रहे थे। फर्स्ट लाइन एलिफेंट्स की थी, उनके फ्लैंक्स पे थे कुछ एलिफेंट्स और कैवलरी। ये जो आपको पीस नज़र आ रहा है ये कैवलरी है, यानी घुड़सवार। उनके पीछे कैवलरी की एक लाइन थी, ये हमारे कुछ यहाँ पे कुछ मैंने घुड़सवार दिखाए हैं, और लास्ट लाइन थी इन्फेंट्री की, यानी फुट सोल्जर्स, और बिल्कुल पीछे उनका बेस कैंप। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये एक रवीन था, यानी एक गड्ढे जैसी सिचुएशन थी यहाँ पे। इसके बाद सामने मुगल फोर्स है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हेमू अपनी फौज को लीड कर रहे थे, सबसे आगे थे, पर जो मुगल फोर्स के लीडर थे अकबर और उनको उनकी बिहाफ पे जो इस बैटल को कमांड कर रहे थे बैरम खां, वो दोनों इस बैटल में शामिल नहीं थे। वो इस पूरे डिप्लॉयमेंट से बहुत दूर, लगभग 10 किलोमीटर दूर एक दूसरी जगह पे थे, और ऐसा करने का उनका इंटेंशन ये था कि अगर बैटल उनके अगेंस्ट जा रही है, अगर मुगल फोर्स हार रही है, तो ये दोनों सीधे भाग के चले जाएंगे काबुल। अगर इनके डिप्लॉयमेंट को देखें तो सबसे आगे आपको नजर आएंगे घुड़सवार, पर ये बहुत खास घुड़सवार थे। ये हॉर्स आर्चर्स थे, यानी ऐसे आर्चर्स, तीरंदाज जो घोड़े पे चलते चलते फायर कर पाते थे, और ये आगे जाके बहुत डिसाइसिव साबित भी हुआ था। उनके साथ कुछ एलिफेंट्स थे, फिर पीछे उनके पास एक फोर्स थी जिसमें ज़्यादातर कैवलरी थी और कुछ इन्फेंट्री, और लास्ट में एक इन्फेंट्री की लाइन थी। ये हैं अली कुली खान, जो कि सेंटर विंग को कमांड कर रहे थे। इन्होंने अपनी विंग को जैसा देख सकते हैं 3 भागों में डिवाइड करके रखा था, सेंटर विंग, लेफ्ट विंग और राइट विंग, और पीछे उनका बेस कैंप था। और जैसे मैंने बताया अकबर और बैरम खां इससे बहुत दूर थे। बैटल की शुरुआत तब हुई जब हेमू ने अपने लेफ्ट और राइट विंग वाले हाथी और कैवलरी को चार्ज करने का ऑर्डर दिया, और ये जब आगे जाके टकराए तो इन्होंने मुगल फोर्स के हॉर्सेस और उनके एलिफेंट्स को पीछे धकेलना शुरू किया। तो यहाँ पे पहले ये डोमिनेट कर रहे थे। जब ये चीज़ अली कुली खान ने देखी तो उसने अपने सेकेंड लाइन के जो कैवलरी थी, जो हॉर्स आर्चर्स थे, उनको बोला कि सीधे जाके यहाँ इनको इंगेज करो। हॉर्स आर्चर्स यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने इस फोर्स को कुछ नुकसान पहुँचाया, पर अल्टीमेटली
ये कामयाब नहीं हुए ब्रेक थ्रू हासिल करने में और वापस आके अपने फ्लैंक्स में शामिल हो गए। अब यहाँ पे हेमू ने अपने साथ कुछ एलिफेंट्स को ऑर्डर दिया आगे बढ़ने का, पर क्योंकि उनके सामने एक गड्ढा था, एक रवीन था, उसको क्रॉस करना आसान नहीं था, तो ये घूम के आगे आके इन्होंने फौज को इंगेज किया। अब प्रॉब्लम ये थी कि आप देख सकते हैं सामने रवीन होने की वजह से इनकी जो ज़्यादातर फोर्स थी वो बैटल में कमिट नहीं हो पाई थी, पर उसके बावजूद भी अभी हेमू की फोर्स मुगल्स को पीछे धकेल रही थी और हेमू अपने साथ हाथियों को लेके एक डोमिनेंट पोजीशन में थे। पर प्रॉब्लम तब हुई जब लगातार मुगल्स के जो हॉर्स आर्चर्स थे वो हेमू को निशाना बना रहे थे, हेमू पे तीर चला रहे थे, और एक तीर इत्तेफाक से आके हेमू की आंख पे लग गया। इसके बावजूद भी हेमू उस समय मरे नहीं, पर उनकी आंख से बहुत खून निकल रहा था, वो अपने हाथी पे ही बेसुध हो गए। जब उनके आसपास के जो हाथी और घुड़सवार थे उन्होंने देखा कि हेमू अपने हौदे में नहीं है क्योंकि वो बेहोश हो गए थे, तो उनको लगा कि वो मर गए, और यहाँ पे जो कोहिजन था ये पूरा टूट गया और इन्होंने भागना शुरू कर दिया। इसके बाद ये न्यूज़ फैल गई इन लोगों के बीच में कि हेमू मर गए हैं और ये पूरी जो फोर्स है ये भागने लगी। अब अली कुली खान ने अपनी फोर्सेस को ऑर्डर दिया और जो हेमू का हाथी था उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया और इसको लेके वो सीधे चले गए वहाँ पे जहाँ पे अकबर और बैरम खान थे, इस लड़ाई से बहुत दूर। अब जब हेमू के हाथी को सामने लाया गया अकबर और बैरम खान के, हेमू को नीचे उतारा गया और देखा कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, तो बैरम खान ने कहा कि हेमू का गला काटना पड़ेगा इस विक्ट्री को कंप्लीट करना है, तो क्योंकि वो ये कह रहे थे कि अगर अकबर ने गला नहीं काटा तो उसकी पूरी फौज उसको गाजी नहीं मानेगी। पर ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने गला नहीं काटा था बट उसके गले पे तलवार लगा दी थी, और फिर इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर कि अकबर गला नहीं काट रहे, बैरम खान ने उस तलवार से हेमू का गला काट दिया। और इस तरह से पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हरा के मुगल फोर्सेस की जीत। ओवरऑल कैजुअलिटीज अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कैजुअलिटीज एक्चुअली इस लड़ाई में मुगल्स को ही थी, पर क्योंकि हेमू को तीर लग गया तो उनकी फोर्स में कोहिजन पूरी तरह टूट गया और वो ज़्यादातर फोर्स तितर बितर हो गई, और इसकी वजह से इस लड़ाई में मुगल्स की जीत हुई थी। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये लड़ाई ऑलमोस्ट हेमू जीतने वाले थे अगर उनको वो तीर नहीं लगता तो। पानीपत की दूसरी लड़ाई को एक लैंडमार्क इवेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि जो फर्स्ट बैटल थी उसने तो इस्टेब्लिश किया मुगल एम्पायर को, पर सेकेंड बैटल ने एक्चुअली मुगलों को पूरी तरह हिंदुस्तान के अंदर जमाया। इस बैटल में जीतने के बाद अकबर की फोर्स ने बहुत इजीली दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया, पर इसके बाद अकबर की फोर्स को बहुत आराम नहीं मिला क्योंकि उनको एक दूसरी फोर्स का सामना करना था, एक बड़ा चैलेंज उसके सामने खड़ा हो रहा था, और ये चैलेंज था सिकंदर शाह सूरी की तरफ से, जिसके बारे में मुगल्स ऑलरेडी सोच रहे थे। तो अब अकबर और सिकंदर शाह की फोर्सेस का आमना सामना हुआ शिवालिक के पहाड़ों में मई 1557 में। मंकोट के किले की पूरी घेराबंदी की मुगल्स ने और अल्टीमेटली सिकंदर शाह को सरेंडर करना पड़ा। इस लड़ाई में हारने के बाद भी सिकंदर शाह को मारा नहीं गया, पर उनको यहाँ से देश निकाला दे दिया गया और अल्टीमेटली 3 साल के बाद सिकंदर शाह की भी मौत हो गई। इसके बाद मोहम्मद आदिल शाह भी ईस्ट की तरफ चले गए क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा वॉरियर था हेमू वो अब मारा जा चुका था और वो जानते थे कि उनके बिना जीतना इम्पॉसिबल है, और लगभग 10 साल के बाद मोहम्मद आदिल शाह की भी मौत हो गई। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने अपनी सारी रिसर्च इस किताब से की है, कैनन्स वर्सेस एलिफेंट्स द बैटल्स ऑफ पानीपत। इसको लिखा है रिटायर्ड कर्नल हरजीत सिंह ने। मुझे इस किताब की जो बात सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि इसमें तीनों बैटल्स को, पानीपत फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बैटल को टैक्टिकली एनालाइज यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ साथ ये बताया है कि बैटल को एक्चुअली स्ट्रेटेजाइज कैसे किया गया और जब बैटल शुरू हुई तो टैक्टिकली क्या क्या चीज़ें बैटल के अंदर हुई। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब जरा इस बारे में बात करते हैं कि एक बेहतर फोर्स होने के बावजूद और एक बेहतर कमांडर होने के बावजूद भी हेमू की इस लड़ाई में हार क्यों हुई। इसके कुछ कारण निकल के आते हैं। पहला कारण यह है कि जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हेमू के पास था, उनके कैनन्स, वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हेमू ने गंवा दिए थे। अब गंवाए इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी कैनन्स को अपनी मेन फोर्स से आगे पहले ही भेज दिया था। अब इसको जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो बेवकूफ़ी है, ऐसा क्यों किया गया, पर रियलिटी ये है कि उस समय जब लड़ाइयाँ होती थी तो कैनन्स को जनरली आगे भेजा जाता था, और इसका कारण ये था जब आप बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस पे अपने कैनन्स को लेके जा रहे हो तो उन कैनन्स को मूव करने में टाइम लगता है। कैनन्स भारी होती हैं, स्पेशली हैवी आर्टिलरी, उसको खींचने के लिए आपको जानवर लगते हैं, कभी बैल लगते हैं, हाथी लगते हैं आपको, तो ये जानवर धीरे धीरे चलते हैं और उस समय रोड भी उतने अच्छे तो थे नहीं, तो क्योंकि कैनन्स को मूव करने में टाइम लगता है तो आपको ये इंश्योर करना होता है कि आपकी फोर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी फोर्स पहले पहुंच गई और कैनन्स आपके पास है ही नहीं।
अगर आपको पता है कि एक सेट जगह पे आपको लड़ाई करनी है तो कैनन्स को आप पहले भेजोगे और फिर आपकी फोर्स आके जुड़ेगी। पर आपको ये इंश्योर करना होता है कि आपकी कैनन्स वेल डिफेंडेड हो। ऐसा माना जाता है कि शायद से हेमू के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी मुगल फोर्सेस कहाँ कहाँ पे हैं इसके बारे में। अगर हेमू को पता होता कि पहले वो अपनी आर्टिलरी को भेज रहे हैं और जहाँ वो डिप्लॉय करने वाले हैं वहाँ पे मुगल फोर्सेस की कुछ प्रेजेंस है, तो शायद से वो इतनी कमज़ोर डिफेंडिंग फोर्स नहीं भेजते। ऐसी फोर्स जब उन पर हमला हुआ तो वो छोड़ के भाग गए आर्टिलरी को, ऐसा नहीं होता। तो अपनी कैनन्स का लॉस हो जाना लड़ाई शुरू होने के पहले ही, ये हेमू का सबसे बड़ा नुकसान था। उनका दूसरा ड्रॉबैक या दूसरा चैलेंज था कि उनकी फोर्स में रिडंडेंसी नहीं थी। जब उनकी फोर्सेस ने देखा, उनके आसपास के सिपाहियों ने देखा कि अपने हाथी पे हेमू नज़र नहीं आ रहे हैं, वो अपने हौदे में गिरे हैं पर नज़र नहीं आ रहे, तो उनकी पूरी सेना की जो होमोजेनिटी थी, जो कोहिजन था, वो एक साथ खत्म हो गया। उन्होंने भागना शुरू कर दिया क्योंकि उनको लगा कि उनके लीडर अब खत्म हो गए। एक बैटल में जब आपका लीडर आपको लीड कर रहा होता है तो हमेशा रिडंडेंसी की ज़रूरत होती है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति, कोई सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड भी होना चाहिए जो कि इंश्योर करे कि अगर लीडर इनकैपेसिटेट हो गया है तो कोई दूसरा व्यक्ति चार्ज को टेक ओवर कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो लीडर है अगर वो खत्म हो गया तो एक झटके में पूरी सेना खत्म। क्योंकि जब हेमू को तीर लगा था उस समय हेमू की फोर्स डोमिनेंट पोजीशन में थी। तीसरा चैलेंज, या आप कह सकते हैं कि मुगल्स का एडवांटेज था, वो था मुगल्स की कैवलरी और उनके आर्चर्स। हेमू की फोर्सेस में उतने वेल ट्रेन्ड कैवलरी और उतने अच्छे आर्चर्स नहीं थे जो मुगल्स के पास थे, और वही आर्चर्स जो मुगल्स के थे उन्होंने डिसाइसिवली एक झटके में बिना हेमू की आर्मी को हराए हेमू को इनकैपेसिटेट करके अल्टीमेटली उनकी आर्मी को हरा दिया। अगर टैक्टिकली इस बैटल को हम देखें तो हेमू का टैक्टिकल प्लान बहुत अच्छा था, उनका डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छा था, और ये बात इस बात से प्रूव होती है कि जब हेमू को तीर लगा उस समय हेमू की आर्मी एक डोमिनेंट पोजीशन में थी, वो मुगलों को पीछे धकेल रही थी। पर रिडंडेंसी ना होने की वजह से, हेमू के पास कोई सेकंड इन कमांड ना होने की वजह से, सिर्फ हेमू जब इनकैपेसिटेट हुए तो एक झटके में उनकी आर्मी का कोहेजन खत्म हो गया, और इस बात का एडवांटेज फिर मुगल्स ने उठाया। इसीलिए आप देखेंगे कि आगे आने वाले जो सेंचुरीज में लड़ाइयाँ हुई हैं, और आज किसी भी आर्मी में जब लड़ाई होती है तो हमेशा एक आपका ऑफिसर इन कमांड होता है जिसको सीओ कहते हैं, कमांडिंग ऑफिसर। उसके बाद एक 2IC होता है, सेकंड इन कमांड। अगर 2IC भी इनकैपेसिटेट हो गया तो उसके बाद भी रिडंडेंसीज होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी फोर्स सिर्फ आपके कमांडर पे पूरी तरह डिपेंडेंट ना हो। तो ये थी पानीपत की दूसरी लड़ाई, और ये मेरी पानीपत की सीरीज़ का सेकंड एपिसोड था। पूरी सीरीज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।